आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम, और आप कोशिश करिए कि क्वांटिटीज की लिस्ट एक बार अपने पास रख लीजिए। जब भी ट्रांजेक्शन करने लगे देख लें एक बार उसमें इक्विटी है कि नहीं है, वो सेफ है आपके लिए। अगर वो एडमिट लिस्ट में नहीं है तो क्योंकि आजकल प्राइवेट बैंक में बहुत आगे लगा एक्ट नहीं बहुत हो रही है 1% पर डे, तो आपके अलाउ नहीं करते। बट देखा उतना बड़ा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि आप बैन करते हैं बहुत, तो विदेश भी बैन करते हैं, लेकिन स्टिल वो मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। एक दिन के अंदर हाँ, उसके बाद और कोई हाँ मैं आपको बता रहा एक केस बताऊंगा, मेरे साथ केस मान रहा हूँ, आपको ध्यान में रहेगा कि क्या पावर बढ़त बदली है। इस इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम में एक बहुत बढ़िया चीज दी गई है, वो ये दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट फंड के पास मेंटल हरासमेंट के लिए भी 1 लाख रुपए देने का पावर है। बैंक को हम पेनलाइज कर सकते हैं, हमें ये फील होता है बैंक ने कस्टमर को अननेसेसरी तंग किया है, हम उसको अप टू 1 लाख उसको हम पेमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी आप सीएमएस में कंप्लेंट करें तो ये लिमिट भी याद रखें कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस उसकी लिमिट है 20 लाख और मेंटल हरासमेंट की लिमिट है 1 लाख। अगर आप इससे ज़्यादा भर देंगे उसके अंदर अमाउंट तो अभी हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी पावर में नहीं है। देखिए क्या होगा, इसका कोई पैमाना नहीं है, हरासमेंट का कोई पैमाना नहीं है। कोई बंदा 1 रुपये के लिए भी बहुत परेशान हो सकता है और कोई बंदा 1 लाख के लिए भी अननेसेसरी इजी गोइंग हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसमें फील करते हैं कि इसमें आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बंदा था पेंशनर दिल्ली का, उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई। उस बंदे का क्या दिक्कत थी कि वो किसी एबीसी बैंक का कस्टमर था, उसकी पेंशन आती थी उस बैंक में। जब पेंशन आती थी कभी उसके बैंक में उसका डीए नहीं लगता था, फिर वो बैंक चाहता था कि मेरा डीए नहीं लगा, कहते चल गलती हो गई ये डीए लगा देते हैं। फिर कभी उसका एमएफ नहीं लगता था, मतलब इस तरह वो लगातार उसको कुछ ना कुछ कमी रहती थी, वो बैंक में जाता था, बैंक उसको ठीक करता था। 2 साल तक वो बंदा लगातार बैंक की चक्कर काटता रहा, ठीक है, हर बार बैंक उसको करेक्शन कर देता था। बैंक ने कभी उसको दिया, कभी इंटरेस्ट भी देना वो भी दे दिया, फिर वो हमारे पास आया कि मैं दुखी हो गया, कितने साल चक्कर काटता हूँ बैंक में। तो उस केस में हमें लगा कि जेन्युइनली ये बंदे को दिक्कत है और बैंक ने 2 साल लगा दिए, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। हमने उस केस में 1 लाख का पेनल्टी पूरा उसको लगाया। काफी टाइम ले लिया 1 साल तक आपकी। देखिए हरासमेंट में यही प्रॉब्लम है, मैंने आपको वही बोला इसका पैमाना कोई नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना चाहिए कि हाँ बंदा हरास हो रहा है। यार मैं 3 दिन से मैं बैंक का रेगुलरली जा रहा हूँ और मतलब कि मैं हरासमेंट भी हो रहा हूँ, बट मैं वही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा जो मैं आपको दूँ कि ये मुझे हरासमेंट कर रहा है। सर आप किसी भी बैंक के ब्रांच में गए ये काम करने के लिए और आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सपोज है कि जैसे आप छोटा सी चीज़ है कि पासबुक को अपडेट कराने के लिए जा रहे हैं, पासबुक अपडेट नहीं हो रहा है, 1 दिन गए 2 दिन गए, उसके बाद आप शिकायत लिखित रूप में कर दीजिए, क्योंकि जब तक लिखित रूप में नहीं रहेगा तो हमें विश्वास नहीं होगा कि आपने सही में गए थे कि नहीं गए थे। ब्रांच में नहीं, आप पावती लीजिए ना उसका, आप उसका रसीद लीजिए ना। हाँ, और अगर जैसे कि इन्होंने भी बताया कि अगर आपको वो एक्नॉलेजमेंट पावती नहीं दे रहा है तो वो भी एक शिकायत है। आप एक पत्र ड्रॉप कर दीजिए, उसका एक फोटोकॉपी रख लीजिए अपने पास में और बोलिए कि भाई आप हमारे पास कब आप आइए। अब जैसे पासबुक प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको परेशानी हो रही है, आप 4 बार गए ब्रांच में, आपका काम नहीं हो रहा था, आप हमारे पास आ गए, कोई हमने लिखा भी है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब ब्रांच से हम बैंक से पूछेंगे ना कि भाई क्या हो रहा है, तो ये तो टेक्निकल चीज़ है, ये छिपा भी नहीं सकते, तो उसकी शिकायत होगी, उस पर भी आपको निवारण भी देंगे। हरासमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि मान लो कि आपने कहीं से लोन लिया है, रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन कर रहे हैं, है ना, तो आपको प्रूफ क्या रखना है कि किस नंबर से कॉल्स आपको आ रहे हैं, उसका नंबर आप नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट अपना मोबाइल पर कर रहा है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और आपको लगेगा, क्योंकि इसमें भी गाइडलाइंस है कि किस समय में आपको फ़ोन कॉल करेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, तो हाँ, तो वो कुछ गाइडलाइंस है और आपको लगता है कि इसमें हरासमेंट कर रहा है, आप प्रूफ दीजिए, हम उसको करेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा,
बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अभी हिमाचल के काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट की कुछ समस्या थी, उसको समस्या को हमने निपटारण किया। अब वो फिर हमारे पास शिकायत लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे को मेंटल हरासमेंट हुआ तो मेरे को 1 लाख रुपया दिया जाए। ब्यूरोक्रेट मतलब सीनियर IAS, और बोल रहे हैं कि जो फ़ोन कॉल आया रिकवरी जेल का उससे मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ा तो 20 लाख रुपया मेरे को उसमें भी चाहिए कंपनसेशन। सिंपल क्वेश्चन, आप हमें ये तो बताइए कि किस नंबर से कॉल आया था, तभी तो मैं बैंक से पूछूंगा। या अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट, आप बीमार पड़ गए फ़ोन कॉल आने से, तो आप कहाँ इलाज कराए उसका भी तो कुछ प्रूफ दीजिए। हवा में बातें तो नहीं होंगी। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको तो एविडेंस देना पड़ता है ना, सबूत देना पड़ेगा ना। जब तक आप सबूत नहीं देंगे तो कैसे निर्णय होगा? तो सबूतों के अभाव में निरस्त हो जाएगा। तो भले ही इतने सीनियर आएंगे से उनका केस तो रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि न उन्होंने कोई फ़ोन नंबर दिया न कुछ दिया, बल्कि हमने तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट पहले ही दिलवा चुके हैं। तो क्या है कि आपको समझना पड़ेगा। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तब तक आप शिकायत क्या करेंगे। अब ब्रांच में आप जा रहे हैं और ब्रांच में सपोज दैट कि पानी मांगा, पानी नहीं है, ये भी डिफिशियंसी इन सर्विस है, क्योंकि आप कस्टमर के रूप में जा रहे हैं, आपको देना है। अगर कोई हैंडीकैप बंदा है और ब्रांच में जाने के लिए उसको रैंप नहीं बना हुआ है तो चढ़ नहीं पा रहा है, तो ये भी एक शिकायत है, ये भी शिकायत है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई हम किस चीज़ की शिकायत हम कर सकते हैं। अभी जैसे आप लोन ले रहे हैं बैंक से, लोन लेने में आपने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किया आपको पता नहीं चला, या जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस सैकड़ों पन्ने में है। बड़ा लोन अगर है तो सैकड़ों पन्ने में है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ने अभी गाइडलाइंस इश्यू किए हैं, इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि आप कितना भी बड़ा लोन या कुछ भी हो, एक पेज का आपको शॉर्ट फॉर्म में बेसिक जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो समझने लायक है कस्टमर को, आपको बताना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या EMI बनती है, क्या प्रीपेमेंट चार्जेज हो गए, वो तो मोटा मोटी। क्योंकि अगर आपको डेबिट कार्ड कभी लिया है ना, अपने बैंक में है, जब डेबिट कार्ड लिया तो डेबिट कार्ड के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के भी एक बुकलेट आपको दी जाती है, जिसका फॉन्ट होगा 4, छोटा छोटा चश्मा बड़े पावर का लगा के पढ़ना पड़ेगा, और 20, 25, 15 का या 10-15 पन्ने का रहता है। कभी आप पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन एक लाइन उसमें है, हाँ उसमें एक लाइन लिखा, हाँ उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि जब आप पहली बार इसको यूज कर लिया तो इट इज अंडरस्टूड कि आपने सब पढ़ लिया। हाँ, तो आपने बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा उसमें। तो इसलिए स्पेशली लोन्स के मामले में हमने कहा कि एक पेज का दीजिए जो कम से कम व्यक्ति पढ़ लेगा और मोटा मोटी समझ लेगा कि हमको क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमको लोन दिए गए हैं। तो ये मोटा मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी हिचकिए नहीं और शर्माइए नहीं। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। हमारे पास भी जब केस आता है ना, तो हमें भी केस को हर एक बार पढ़ना पड़ता है कि भाई क्या इश्यूज है इसमें, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हर एक केस एक यूनिक केस होता है। हमको हर एक बार एनालाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके केस का डिसीजन ले लूँगा, क्योंकि हमारा डिसीजन कोर्ट में भी चैलेंज होता है, हमें भी कोर्ट के सामने अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो डरने का नहीं है। मैं तो बार बार आजकल यही बोलता हूँ कि हम लोग घर में रहते हैं, तो एक बड़ा हिंदी में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कहावत है, अपना हारा और बीवी का मारा किसी को नहीं बोलता, लेकिन उसको चेंज कीजिए। अगर हम, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं हार गया, तो हम नहीं बताएं कि अरे हमारे पड़ोसी, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको क्या कर रहा है, कैसा है बंदा यार, इसके साथ ऐसी घटना हो गई, मूर्ख आदमी है। तो उस मेंटालिटी से हमको अपने से ऊपर उठना है। मेरे साथ घटना हुई तो हमको ये चाहिए कि इसको हम कैसे हम इसको रिकवरी करवा पाए, कैसे हम, मेरे साथ हुआ तो किसी दूसरे के साथ नहीं हो, तो वो करना है। तो इस जो झिझक है, इस झिझक से मतलब ऊपर उठना है हमको, तभी कुछ होगा पहला। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस साल हमारा ये 11वां अवेयरनेस प्रोग्राम है और हम 11 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। लास्ट ईयर हमने 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम किया। मैं कंप्लेन छोड़ के आता हूँ, कंप्लेन में 3 दिन बाहर रहता हूँ तो कंप्लेन बढ़ते आते हैं। मैं रात को भी बैठ के काम करता हूँ, तो कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन ये भी हमारा काम है कि कंज्यूमर को एजुकेट करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना,
हमारा एक मेन मुद्दा है। अगर आप रिजर्व बैंक के साइट पर जाइएगा, पेपर में भी पढ़ते होंगे, तो हमारे गवर्नर भी इंटरैक्ट करते हैं पब्लिक से, बोलते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, उसमें भी अमिताभ बच्चन जो है ना, 1-1.5 घंटे का जो प्रोग्राम होता है 9 से 10:30 में, कम से कम 5 से 6 बार सतर्क रहने के लिए और कुछ टिप्स आपको बोलते हैं। तो वो भी पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन फोकट में आरबीआई के नाम पर बोल रहा है। ही ऑल्सो टेक्स मनी। जो पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट भी पेपर वाले मुफ्त में आरबीआई के नाम पर नहीं छापते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च होता है। लास्ट 4 दिन में अगर आप पेपर उठा के देख लें, इवन हिंदी पेपर में भी, तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमने छापा है। दूसरा हमने बोला है कि गवर्नर के नाम पर व्हाट्सएप मैसेजेस निकल रहे हैं कि आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने वो भी बताया कि भाई हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, या रिजर्व बैंक किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट करने के लिए नहीं बोलता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं, अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ये रिजर्व बैंक भी जो है, जैसे बताया कि बैंकों का बैंक है, नोट इशू करता है, सिर्फ अकेला इसी को बहुत सारे काम करता है, लेकिन मेन काम, अगर हम बैंकों का बैंक है, बैंक को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। बैंक जो है, बैंक होता क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, फिर इन्वेस्ट करता है या लोन देता है। तो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही मेन आरबीआई का काम है। अदरवाइज हम क्यों कर रहे हैं किसी को रेगुलेट करना? जो अपना लिया, जो अपना समझे तो नहीं। ये हमारी एज ए सेंट्रल बैंक, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। आज जो 3 बुक्स आपको दी गई, राजू चालीसोर, बीवेयर, तो ये बुक्स हम सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं कि आप पढ़िए, आप अपने बच्चों, समाज को भी इसके बारे में बताइए कि इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, इस तरह के हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कभी कभी लगेगा ये एकदम बेसिक चीज़, अरे ये क्या हमको पता है, तो पता तो हमें भी सब कुछ है, लेकिन तभी भी डेली फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं? आज हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई फ्रॉड्स रातों रात निकाल के लेके जा रहे हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं कि भाई आप जागरूक रहिए और इस तरह की घटनाएं आपके साथ नहीं हो। सर एक चीज़ और थी, बैंकों में ज़्यादातर रहता है सर कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है जी। कई बार जो बैंक एम्प्लॉई हैं वो कस्टमर के साथ इतने रूडली बिहेव करते हैं कि बात तू मैं तक आ जाती है, कई बार हाथों पाई तक भी आ जाती है। अगर उसके लिए अगर कहीं हम जो टोल फ्री नंबर दिए रहते हैं उस पर अगर कभी कॉल करते भी हैं, तो सर वहाँ से ना तो कभी पहले तो नंबर मिलते ही नहीं, अगर बाई चांस मिल भी जाए तो सर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और ऊपर से क्या होता है उस पर्टिकुलर बंदे का सर बैंक के साथ इतना बिहेव खराब हो जाता है कि बैंक अगर वो फ्यूचर में दोबारा बेचारा आता भी है तो उसके साथ तो वैसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो बेचारा चोर ही आ गया, और ये हमेशा होता है। पहली बात जी, एज ए कस्टमर आपको कहा गया कि आप बैंक में वीडियो रिकॉर्डिंग या मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन हर एक बैंक में सीसीटीवी लगा हुआ है। सर वो देते ही नहीं। आप ओहो, आप पहले सुन लीजिए, आपकी शिकायत आप गए काउंटर पे, काउंटर वाला आपसे बदतमीजी से बात किया, ठीक है ना, तो बदतमीजी से बात करेगा तो वहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कि भाई इसने हमसे बदतमीजी की, तो क्या है, तो पहले तो है कि आप शिकायत ब्रांच मैनेजर को कीजिए। सपोज है कि ब्रांच मैनेजर से ही आपको झगड़ा हो गया है ना, तो ब्रांच मैनेजर भी ब्रांच के ऊपर सर्किल हेड है। आप बैंक के वेबसाइट पर जाइए, हर एक जगह उसका लिखा हुआ है, और नहीं होता आपको ब्रांच में